हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कि किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंडिया में आया, क्या क्या इसके फीचर्स थे, क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे, क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, इन 1858 में when there was the first war of independence, the British Crown directly took over the governance of India। कि जब पहला जो है युद्ध चल रहा था आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, तो ब्रिटिश सरकार आती है और वो कब्जा कर लेती है डायरेक्ट किस पे, इंडिया पे, और वो उसको गवर्न करने लग जाती, किसको, इंडिया को। द रूल कंटिन्यूड टिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। और ये जब तक चलता रहता लगातार, जब तक कि जो भारत देश है वो आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक जो है ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते रहते हैं। नेक्स्ट है, इन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी टाइम तक भारत पे राज किया, खूब पैसे कमाए यहाँ से। तो इसके एक ऑफिसर थे रॉबर्ट क्लाइव, उसने जो है डिफीट कर दिया सिराज उद दौला को बंगाल में। कब? बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में। और उसके बाद दीवानी का जो राइट था, अधिकार था, वो मिल जाता है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसमें कि दीवानी ऑफ राइट में जो है जनता थी, जो लोग थे, उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू पे करना पड़ता था। उसके बाद 1760 से 1820 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, कहाँ, ब्रिटेन में। और इस रेवोल्यूशन के दौरान जो भी कच्चा माल जो अंग्रेज़ है यहाँ से भारत से ब्रिटेन भेजते थे, जैसे कि कॉटन, वहाँ पे जो कपड़ा बनाया जाता था, वो उसमें ज़्यादातर जो काम था वो अब मशीनों से होता था, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला गया है। फिर क्या होता है, 1769 में एकदम जो है कंपनी घाटे में आ जाती है, लॉस में आ जाती है। वैसे तो जो है ये कंपनी है जो 4 लाख पाउंड किसको देती थी, ब्रिटिश सरकार को देती थी, लेकिन उस टाइम घाटे में आने के बाद ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोरो करती है, उधार लेती है, कितने, 1 लाख पाउंड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1769 में बंगाल में फेमाइन आ जाती है। फेमाइन आने के बाद फसल नहीं होती अच्छी, और फसल नहीं होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो टैक्सेस बढ़ा देती है, तो लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उनके पास खाने का कुछ बचता नहीं है। तो उस टाइम 1/3 पॉपुलेशन जो थी बंगाल की वो मर जाती है। इस वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में आ जाती है। ये सब जब चल रहा था, इन सब के होते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि ऐसा क्या है, कुछ तो फॉल्ट है, जो मतलब एकदम घाटे में, लॉस में आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले वो हमें देती थी, अब हमसे लेती है। तो इन सब को सेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए मेन जो है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, वो किसके लिए था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए आया था। तो इसमें इसके जो प्रोविजंस थे वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? इट वॉज अ बॉडी और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक बॉडी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल था ऑफ 24 मेंबर्स, जो कि 24 मेंबर्स का था, हु एग्जामाइन दी मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एग्जामाइन करते थे मैनेजमेंट किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, कितने टाइम के लिए इलेक्ट किए जाते थे? हु आर इलेक्टेड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि इलेक्ट किए जाते थे 1 साल के लिए, एंड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। और जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, उनके द्वारा ये इलेक्ट किए जाते थे। लेकिन शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी थी, उनकी बहुत बड़ी आर्मी भी थी, फोर्स थी, मिलिट्री थी,
तो उसमें तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी के सभी शेयर होल्डर्स ही उन 24 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। इनमें से कुछ एक जो मेंबर्स थे वो इनको इलेक्ट करते थे, लेकिन वो मेंबर कौन से थे? ये जो शेयर होल्डर के मेंबर थे वो कौन से थे जो इन 24 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे? वो थे हु है जिनके पास 500 पॉइंट्स ऑफ शेयर कंपनी, जिनके पास 500 पॉइंट्स होते थे शेयर ऑफ कंपनी के, वो इनको इलेक्ट करते थे। बाय द रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा, उससे क्या हुआ, दी टाइम पीरियड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चेंज्ड। जो टाइम पीरियड था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, जो 24 मेंबर्स थे उसका जो टाइम पीरियड था 1 साल का, वो चेंज कर दिया गया। एंड इट पुट फॉर 4 ईयर्स, वो 1 साल से 4 साल कर दिया जाता है। कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, द सुप्रीम कोर्ट वॉज फॉर्म्ड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सुप्रीम कोर्ट कब फ्रेम किया गया, कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर। द सुप्रीम कोर्ट वॉज फ्रेम्ड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कहाँ बनाया गया था? एट कलकत्ता 1774 में। कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस, इसमें कौन थे? एक चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जजेस, और 3 अदर जजेस थे। एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। तो इसका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस था वो कौन था? एलिजा इम्पे। जो इनकी फर्स्ट जस्टिस थी, चीफ जस्टिस, वो थी एलिजा इम्पे। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को कब फ्रेम किया गया, एंड अदर इज जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो कौन थी? एलिजा एम्पे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बदल दिया जाता है, उसको किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इस एक क्या बनाई जाती है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है और 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स की, जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। और वो क्या करते हैं? टू एजिस्ट हिम यहाँ कौन है? गवर्नर जनरल, कि वो उनकी जो गवर्नर जनरल है उनके काम में की देख रेख करेगी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनकी हेल्प करेगी। ये काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 मेंबर्स की, वो सिर्फ गवर्नर जनरल के लिए बनाई जाती है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज लॉर्ड वेरिन हास्टिंग्स थे। लॉर्ड वेरिन हास्टिंग्स, ये याद रखने की चीज़ है। अब ये तो थे प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, लेकिन ये जो थी इसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिसको जो है एंड किया, जो इसका फ्लो था उसको एंड करने के लिए इसके बाद एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो एक्ट है दरअसल हम नॉर्मली इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद यही एक्ट आया था बुक में, ये बहुत कम दिया होता है। यह था 1781। इसको याद कर लेना, मतलब करना बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद जस्ट बाद कौन सा एक्ट आया था, तो हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लिखते हैं। ये बुक में बहुत कम मिलता है। ये उन चीज़ों के लिए आया था कि जो कमियां जो है रह गई थी इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसकी पूर्ति के लिए आया था कि उसमें क्या कमियां थी, उसके फॉल्ट को दूर करने के लिए। तो इसमें बताया गया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये बताया गया कि जो कोर्ट है वो जो गवर्नर जनरल के जो ऑफिशियल वर्क हैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जूरिस्प्रूडेंस उस पर नहीं लागू होगी कोर्ट की, किस पे? गवर्नर जनरल पे। और ना ही जो जूरिस्प्रूडेंस है किसकी? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, ना ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे लागू होगी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।